शहर की सड़कों पर शाम उतर रही थी। हवा में हल्की हल्की धुंध थी और ट्रैफिक का शोर एक ऐसे संगीत की तरह लग रहा था जो किसी की जिंदगी में शांति लाने नहीं बल्कि उसे और उलझाने आया हो। ऐसे ही एक कोने से गुजरती थी आर्या, छोटी, सादी, बिल्कुल अनजानी सी। उसके कंधों पर एक छोटा सा बैग था, आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे, और कदमों में ऐसा कंपन जैसे हर कदम किसी अनदेखे अंधेरे में रख रही हो। वो शहर आई थी क्योंकि उसके गांव में उसके सपनों के लिए कोई जगह नहीं थी। वहां बस सीमाएं थी, छोटी सोच वाली बातें, औरत के सपनों का मजाक बनाते रिश्तेदार, और एक ऐसा माहौल जहां लड़कियां बस दूसरों के सपनों की हिफाजत करती हैं, अपने सपने तो जैसे पैदा ही नहीं होते। उसने घर छोड़ा तो किसी विद्रोह के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान ढूंढने के लिए। और शहर आया, हर कदम उसे वही एहसास दिला रहा था कि पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश ना करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। उसने एक छोटे से किराए के कमरे में रहना शुरू किया। कमरा इतना छोटा था कि अगर वो खड़ी होती तो छत को हाथ लग जाता, और बैठती तो लगता कि दीवार उसे अपनी ओर खींच रही है। लेकिन उस कमरे में एक चीज बहुत बड़ी थी, उसका सपना। वो एक प्राइवेट दफ्तर में काम करने लगी। तनख्वाह कम थी लेकिन उम्मीदें बड़ी। वो हर दिन काम के बाद घड़ी को नहीं देखती थी, वो बस अपने दिल को देखती थी। और दिल कहता था, चलती रह। इसमें कोई शर्म नहीं कि शुरुआत छोटी है, शर्म तो बस ठहर जाने में है। उसी शहर में, उसी दफ्तर में एक लड़का था, अर्नब। वो हंसते हुए बातें करता था, लेकिन उसकी हंसी में भी कुछ खालीपन था, जैसे वो जिंदगी को रोशन करने की कोशिश कर रहा हो, जबकि उसकी अपनी जिंदगी में अंधेरा छिपा हो। पर उसकी एक और बात थी, वो किसी को देखकर जज नहीं करता था। और यही वजह थी कि आर्या उसे नोटिस करने लगी थी। शुरुआत में बस एक ही दफ्तर में काम करने वाले दो लोग थे, फिर धीरे धीरे वो एक ही कॉफ़ी मशीन पे रोज़ मिलने वाले दो लोग बने, और अंत में वो एक दूसरे की थकान में सुकून ढूंढ लेने वाले दो इंसान बन गए। आर्या को पहली बार महसूस हुआ कि शहर सिर्फ दर्द नहीं देता, कभी कभी किसी को इतना करीब भी कर देता है कि वो तुम्हारे अकेलेपन को अपनी बाहों में समेट ले। अर्नब ने एक दिन उसका हाथ थामकर कहा नहीं, बस उसे देखा, और उसकी आंखों में इतना सुकून था कि आर्या ने पहली बार महसूस किया कि प्यार किसी शब्द का मोहताज नहीं होता। शादी बेहद छोटी, बेहद साधारण थी। न बैंड बाजा, न रिश्तेदारों का शोर, बस दो दिल, एक छोटी सी कोर्ट बिल्डिंग और एक आधा पन्ना जो दो लोगों की सारी उम्र की किस्मत लिख गया। वो दोनों अपने छोटे से किराए के घर में रहने लगे। रातें बातों में कटती और दिन सपनों की दौड़ में। अर्नब हर दिन उसकी एक नई मुस्कान चुराता और आर्या हर दिन उसके लिए एक नया छोटा सपना बुनती। लेकिन जिंदगी कभी भी सीधी रेखा जैसी नहीं होती। जहाँ खुशी होती है, वहीं किसी कोने में कोई खामोश तूफान भी छुपा होता है। शादी के लगभग 6 महीने बाद एक दिन आर्या ने महसूस किया कि उसका शरीर कुछ कह रहा है। थकान बढ़ने लगी थी, कमजोरी भी। उसने सोचा शायद काम का बोझ है, या घर की जिम्मेदारी, या शायद वो बच्चा जिसकी चाहत उनके मन में उभर रही थी, वो आने वाला था। वो डॉक्टर के पास गई। उसके मन में खुशी थी, उसके दिल में एक धड़कन थी जो अभी जन्मी भी नहीं थी। वो महसूस कर रही थी कि शायद उसकी गोद भरने वाली है। लेकिन डॉक्टर ने जो कहा, वो सिर्फ एक सच नहीं था, वो एक ऐसा वज्रपात था जिसने उसकी जिंदगी को आधा तोड़ दिया। डॉक्टर ने धीरे से कहा कि उसके शरीर में एक ऐसी समस्या है जिसके कारण वो कभी मां नहीं बन सकती। आर्या के कानों में शब्द नहीं, बस एक खालीपन गूंजा, जैसे कोई उसके सपनों का शीशा उसके सामने तोड़ गया हो, जैसे उसके भीतर एक पूरा भविष्य था जिसे किसी ने अचानक मिटा दिया। वो बिना कुछ बोले घर वापस आई। अर्नब को देखकर हंसने की कोशिश की, लेकिन आंखें धोखा दे देती हैं। अर्नब ने उसका चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे बस उसे बाहों में भर लिया। कभी कभी दर्द कहने की जरूरत नहीं होती, आंखें सब बता देती हैं। और उस रात दोनों रोए, चुपचाप, क्योंकि दोनों जानते थे कि किसी को दोष नहीं दिया जा सकता और किसी को बचाया भी नहीं जा सकता। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असल दर्द तब शुरू हुआ जब अर्नब ने अपनी माँ को बताया। अर्नब का परिवार थोड़ा परंपरावादी था।
उनके लिए शादी का मतलब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि वंश, नाम, परिवार की परंपरा और वो सब कुछ जो आर्या दे नहीं सकती थी। अगले ही दिन ससुराल वाले आए। चेहरे पर तिरस्कार, आंखों में दोष और आवाज में ऐसा जहर जो किसी का भी जीवन जला दे। उन्होंने कहा, ऐसी लड़की का हमारी बहू बनना ही पाप है। वंश कौन आगे बढ़ाएगा? हमने कोई पेड़ नहीं लगाया कि फल ही ना मिले। अर्नब ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर उसकी आवाज उनके तानों में खो गई। और फिर वो पल आया जिसे कोई औरत अपने जीवन में कभी भी याद नहीं करना चाहती। आर्या को उसके ही घर से निकाल दिया गया, उन्हीं हाथों से जो उसे कभी देवी कहते थे, उन्हीं शब्दों से जिन्हें कभी परिवार कहा था। अर्नब उसके सामने खड़ा था, टूटा हुआ, रोता हुआ, असहाय। वो उसे रोकना चाहता था, पर माँ का आदेश उसके सीने पर ऐसा बोझ बनकर पड़ा था कि वो हिल भी नहीं पाया। आर्या ने उसके हाथ को आखिरी बार थामा और उसके चेहरे को देखते हुए बस इतना महसूस किया कि कभी-कभी प्यार बहुत होता है, लेकिन हिम्मत उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। और वो चल दी, बिना घर के, बिना किसी सहारे के और बिना उस सपने के जो उसने कभी अपनी गोद में पलते देखा था। उस रात शहर की सड़कों पर सिर्फ एक लड़की नहीं चल रही थी, वो एक टूटा हुआ भविष्य लेकर चल रही थी। और उसके पैरों के नीचे जो रास्ता था, वो उसे नहीं पता था कि कहाँ ले जाएगा, लेकिन इतना तय था कि उसकी कहानी अब दर्द से आगे बढ़ने वाली थी। और दुनिया को शायद पहली बार देखने वाला था कि एक औरत माँ तभी नहीं बनती जब वो जन्म दे, तभी कभी वो अपनी खुद की पीड़ा को जन्म देकर भी माँ बन जाती है। उस रात जब आर्या घर से निकाली गई तो उसने महसूस किया कि दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, कभी कभी दर्द पैरों में भी महसूस होता है, जब इंसान के पास लौटने की कोई जगह नहीं बचती। शहर वही था, हवा वही थी, लेकिन उसके अंदर अब कुछ भी वैसा नहीं था। उसके हाथों में सिर्फ एक छोटा बैग था जिसमें कुछ कपड़े थे और 2-3 चिट्ठियां जो अर्नब ने उसे कभी मजाक में लिखी थी। उन चिट्ठियों में लिखा था, कभी दूर मत जाना, और आज वही चिट्ठियां उसके बैग में कांप रही थीं। आर्या ने पूरी रात सड़क पर चलकर निकाली। शहर की रोशनी कभी कभी मदद करती है, लेकिन आज वो रोशनी भी उसे चुभ रही थी, जैसे हर स्ट्रीट लाइट उसकी तरफ देखकर कह रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है? और वो सिर्फ अपनी आंखें झुका लेती थी। उसने एक सस्ती सी लड़कियों के हॉस्टल में शरण ली। कमरा छोटा था, दीवारें नम थी और कमरे की खिड़की से शहर का सिर्फ एक कोना दिखता था, वो कोना जहां हर दिन कोई न कोई अपना सपना लेकर गिरता था। लेकिन आर्या को यह कमरा भी किसी मंदिर जैसा लगा, क्योंकि यहाँ कोई उसे दोषी नहीं कह रहा था। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, उसने पहली बार अकेले रोना शुरू किया। रोना इसलिए नहीं कि उसे घर से निकाला गया, बल्कि इसलिए कि उसे अब अपने अंदर से खुद को निकालना था। वो आर्या जो किसी की पत्नी थी, किसी का सपना थी, किसी का सहारा थी, वो अब नहीं रही। अब बस एक आर्या थी जिसे खुद को फिर से खड़ा करना था। आर्या के लिए नौकरी पर वापस जाना आसान नहीं था। वो दफ्तर में कदम रखती तो चेहरे बदल जाते। किसी को कहानी नहीं पता थी, लेकिन लोगों की नज़रें किसी कहानी की ज़रूरत नहीं छोड़ती। लोग बस देखते हैं और उनकी नज़रें ही पूछ लेती हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो चुप रहती, सबसे छुपाती कि वो शादीशुदा है और सबसे छुपाती कि वो अकेली है। उसे ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी अब सिर्फ एक ट्रैक पर चल रही है, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर और घर आकर खाली दीवारों को देखना। वो रातें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि रातों में इंसान अपने आप से छुप नहीं सकता। उसका अपना दिल ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन चुका था। और फिर हर रात एक ही सवाल उसके भीतर उभरता, क्या मैं वाकई इतनी अधूरी हूँ? लेकिन एक टूटन में भी एक मोड़ होता है, और आर्या का मोड़ आया एक बरसात वाली शाम को। उस शाम बारिश बहुत तेज थी, सड़कें पानी से भर चुकी थीं। आर्या ने अपने बैग को सिर पर रखकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई, लेकिन उसका ध्यान अचानक सड़क की ओर गया, जहां एक छोटा सा बच्चा बारिश में कांप रहा था। उसके पास न छत थी, न कपड़ा, न कोई हाथ जो उसे पकड़ सके। कुछ पल के लिए आर्या का शरीर जम गया, जैसे किसी ने उसके अतीत को उसके सामने खड़ा कर दिया हो, जैसे ईश्वर ने कहा हो, देखो, माँ बनना सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। आर्या बच्चे के पास गई, उसने उसे गोद में उठाया। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया।
आर्या का दिल पहली बार किसी अजनबी के लिए धड़का। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये वो आंसू नहीं थे जो उसे अपना दर्द याद दिलाते थे। ये आंसू थे जो बता रहे थे कि वो किसी और का दर्द महसूस कर सकती है। वो बच्चा पास की झुग्गी में रहता था। माँ नहीं थी, बाप रोज शराब पीकर गिर जाता था और बच्चा अक्सर भूखा सो जाता था। आर्या ने बिना सोचे समझे उसे खाना खिलाया, कपड़े दिलाए और रोज उससे मिलने लगी। उस बच्चे का नाम था निखिल। निखिल ने उसे मैडम कहकर बुलाना शुरू किया, लेकिन कुछ हफ्ते बाद उसने पहली बार कहा, आंटी आप कब आओगी? और उस एक शब्द ने आर्या के अंदर वो सारी खाली जगह भर दी जो डॉक्टर की एक रिपोर्ट ने खाली कर दी थी। वो बच्चा उसके जीवन की सबसे बड़ी पुकार बन गया। उसने महसूस किया कि जिस गोद में बच्चा ना हो वो खाली नहीं होती, खाली वो गोद होती है जो किसी को अपनाने से इनकार कर दे। एक दिन आर्या काम से लौट रही थी, तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। वो आवाज़ किसी तूफान से कम नहीं थी। वो आवाज़ थी अर्नब की। वो उसके सामने खड़ा था, बहुत बदला हुआ, थका हुआ और पूरी तरह टूट चुका। उसने बताया कि वो घर छोड़ चुका है, माँ बाप से लड़ चुका है, सबसे लड़ चुका है। पर यह सब कहने में अर्नब की आवाज़ में वो ताकत नहीं थी जिससे इस बात का यकीन हो कि अब वो सच में उसके लिए खड़ा हो सकता है। उन्होंने सड़क किनारे घंटों बात की, बातें कम, सन्नाटा ज्यादा, क्योंकि अब दोनों के बीच में वो दीवार खड़ी थी जिसका नाम था विश्वास। अर्नब ने पूछा, क्या तुम वापस चलोगी? आर्या बस शांत खड़ी रही। उसने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, मैं अब वहीं लौटकर क्या करूं जहां से मुझे निकाला गया था, जहां मेरा होना ही अपराध माना गया था। अर्नब की आंखें भर गईं। उसने कहा, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आर्या ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि प्यार होना ही काफी नहीं, प्यार निभाने के लिए भी इंसान को बहुत मजबूत होना पड़ता है। और अर्नब अब भी उतना मजबूत नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। उसने अर्नब के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम देर से आए हो और मेरी जिंदगी अब किसी और दिशा में निकल चुकी है। अर्नब समझ गया कि कभी कभी इंसान लौट तो आता है, लेकिन रिश्ते नहीं लौटते। वो चुपचाप चला गया, बिना कुछ कहे, बिना पलट कर देखे। और उसी रात आर्या ने पहली बार महसूस किया कि उसने अर्नब को नहीं खोया है, वो खुद को पा चुकी है। आर्या अब रोज निखिल से मिलती थी। वो उसके लिए खाना बनाती, होमवर्क करवाती और कभी कभी उसे पार्क लेकर जाती। लोग पूछते, तुम्हारा कौन है ये? वो मुस्कुराकर कहती, कोई नहीं, लेकिन मेरे दिल में सबसे अपना। धीरे धीरे वो बच्चा सिर्फ उसके समय का हिस्सा नहीं रहा, वो उसकी जिंदगी का कारण बन गया। जिस गोद को दुनिया ने बांझ कहा था, आज वही गोद किसी अनाथ बच्चे की दुनिया बन रही थी। और आर्या ने उसी शहर में, उसी छोटी नौकरी में, उसी अकेले कमरे में अपनी नई दुनिया बना ली। दर्द था, लेकिन उसके ऊपर एक परत और चढ़ चुकी थी, दूसरों के लिए जिए जाने की। अब उसकी आंखें सिर्फ रोती नहीं थी, कभी कभी चमकती भी थी, क्योंकि निखिल की मुस्कान उसे याद दिलाती कि वो अधूरी नहीं है। एक दिन सरकार की तरफ से झुग्गी क्षेत्र के बच्चों के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ। उसे एक शिक्षक की नौकरी का प्रस्ताव मिला। छोटा काम था, छोटी तनख्वाह थी, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी थी। आर्या ने वो काम स्वीकार कर लिया। अब उसका जीवन सिर्फ अपने दुखों को संभालना नहीं था, अब उसका जीवन दूसरों की उम्मीदों को संभालना था। वो रोज दर्जनों बच्चों को पढ़ाती, सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जिंदगी। वो उन्हें बताती, हम सब टूटते हैं, लेकिन हमें ये तय करना होता है कि हम टूटकर बिखरेंगे या टूटकर चमकेंगे। बच्चे उसके आसपास ऐसे इकट्ठे होते जैसे वो कोई पेड़ हो और बच्चे उसकी छाया। कभी कभी निखिल उसका हाथ पकड़कर कहता, आप मेरी माँ जैसी हो। और उस एक शब्द में आर्या का टूटना भी था और उसका बनना भी। साल गुजरते गए, निखिल बड़ा होने लगा, आर्या की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट छोटी नहीं हुई। वो माँ नहीं बन सकी, ये सच था, लेकिन वो उन सैकड़ों बच्चों की आशा बनी जिनके पास कोई माँ नहीं थी। और एक दिन उसने महसूस किया कि माँ बनने के लिए किसी धड़कन को जन्म देना जरूरी नहीं, किसी धड़कन को जीवन देना जरूरी है। जिस दुनिया ने उसे अस्वीकार किया था, वही दुनिया अब उसके कदमों को सलाम करती थी। और उसे समझ आ गया, वो सपना जो कभी उसका नहीं था, वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था।